नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा, मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री। तो पुष्प के स्त्री है, तो पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री भाग, तो इसको कहिएगा स्त्री केसर। क्या कहिएगा? स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री किस में बीजांड पाया जाता है? कभी पूछता है कि पुष्प के किस भाग में बीजांड बीजांड होता है, तो होता है स्त्री केसर में बीजांड पाया जाता है, ठीक है। जड़ मदद करते हैं, आपको बताना है कि जड़ मदद करते हैं, किस चीज़ में जड़ मदद करते हैं? जल के तेज बहाव को रोकने में, खनिज लवण का अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में, ठीक है। तो जड़ हमें जड़ के तेज बहाव, जल के तेज बहाव को रोकते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं, सभी, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी में। कहाँ पूछा गया था? तो ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? वाय भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग या सभी जगह, ठीक है। तो पुष्प के मिडिल भाग जो होता है वहीं पर अंडाशय पाया जाता है। और ये अंडाशय किस में होता है? तो अंडाशय स्त्री केसर में होता है। अंडाशय किस में होता है? स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर पुंकेसर में अंडाशय नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो स्त्री केसर में होता है अंडाशय, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये हरियाणा टेट 2014 का प्रश्न है। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न है। तो सभी जीव जंतु श्वसन के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। राइट आंसर O2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो सभी जीव जंतु जो है कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर हो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 MP टेट 2013, UP टेट 2018 और CG टेट 2014 का ये देखिए आया हुआ प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने इसीलिए आपको बना दिया है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं, ठीक है। O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं या सभी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसलिए क्या लेते हैं पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ पेड़ भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन पेड़ पौधे की वहाँ पर कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधे की जरूरी पड़ती है। राइट आंसर बी है, ठीक है। बिहार टेट 2022 का ये प्रश्न है। किसी वास स्थल के सभी सजैव पौधे जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक, कोई नहीं। UP टेट 2022 और JET टेट 2016। और अभी देखिए एक आकलन परीक्षा हुआ था जैक का, उसमें भी ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैव और अजैव में याद रखिएगा, ठीक है। जैसे गाय जो सजीव प्राणी है ना, भैंस, ठीक है, भेड़, बकरी, ये सभी सजीव प्राणी, जो सजीव प्राणी होंगे उसको कहिएगा देखिए जैव घटक, मतलब जिसमें जीव हो
जिसमें जान हो वो जैव घटक हो, और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजैव घटक है। दिमाग में तो बैठा लीजिए, ठीक है। तो वास स्थल के सभी सजीव, देखिए यहाँ पर सजीव कह रहा है, कोई भी पौधा या जंतु सजीव वाला रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, जीव रहेगा, तभी वो सजीव है। देखिए यूपी टेट 2022 और जेटेट 2016, तभी वह सजीव है। तो जिसमें जीव है वो जैव घटक में जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी वास स्थल के सभी निर्जीव घटक जैसे मिट्टी निर्जीव, जल निर्जीव, वायु निर्जीव, प्रकाश ताप निर्जीव, पत्थर, ये किस प्रकार का घटक है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तु का मतलब हो गया जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं है। तो जिसमें जीव नहीं है तो उसको किस में हम रखते हैं, अजैव घटक में रखते हैं। किस में रखते हैं, अजैव घटक में, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सीजी टेट 2015 का ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2019 का यह प्रश्न है। तो मरुस्थल में जो होते हैं यहाँ पर नागफनी भी, कैक्टस, खजूर सभी पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मरुस्थल से एक प्रश्न आपका हर एग्जाम में निकल के आता है, आपको बता देते हैं। तो मरुस्थल का जो प्रश्न है और भी आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न आया है वो हमने आपके लिए रख दिया है। मरुस्थल में किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ऊँट, सांप, मकड़ियाँ, डी सभी, हरियाणा टेट 2018, ठीक है। तो ये मरुस्थल में ऊँट भी पाए जाते हैं, सांप भी पाया जाता है, मकड़ियाँ पाई जाती है, ये सभी, राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है। देखिए मरुस्थल में रहने के लिए कौन सा प्राणी अनुकूलित है, गाय, भेड़, बकरी या ऊँट, ठीक है। पंजाब टेट 2021 का प्रश्न है। तो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित जो प्राणी है वो है ऊँट, केवल ऊँट ही मरुस्थल में इसमें से ऑप्शन में से रह सकता है, ठीक है। मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है, ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को। यूपी टेट 2016 में प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 बार हमसे बाई मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है, 2 बार लिखा गया है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि मरुस्थल का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रह सकता है, 5 से 6 दिन, 10 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, कोई नहीं है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा भी हुआ था, आकलन परीक्षा हुआ था, जैक की तरफ से लिया गया था, उसमें भी ये प्रश्न था, ठीक है। तो जो आपका जैक का JCRT किताब है वो देखिए 10 से 12 दिन है। देखिए आपको क्या होता है, आप JCRT किताब का प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, तो आपको जैसे एग्ज़ाम हो गया, ये अगर ये गलत मान रही है जैक, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपत्ति दर्ज करना पड़ता है। तो आपत्ति दर्ज करने के लिए ये सभी चीज़ मांगिएगा, तो हम आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब को दे देंगे खींच के फ़ोटो, आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ दिया गया है किताब का, वो आपका बना हुआ रहता है यहाँ से, ठीक ना। मेढक कैसा जंतु है, जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2020 का प्रश्न है। तो मेढक स्थल पर भी रहता है और मेढक जल में भी रहता है, ठीक है। तो स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसी का नाम होता है उभयचर प्राणी। क्या होता है, उभयचर प्राणी, राइट आंसर होगा उभयचर। और आपको बता देते हैं, ये अभी जैक का, जो जैक ने एग्ज़ाम लिया था आकलन परीक्षा 2025 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। अगला है, बत्तख कैसा पक्षी है, बत्तख कैसा पक्षी है, स्थलीय, जलीय, उभयचर, कोई नहीं, ठीक है। तो बत्तख स्थल पर भी रहता है, बत्तख जल में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये उभयचर में चला जाएगा, यानी बत्तख जो है उभयचर प्राणी में आ जाएगा, ठीक है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है, किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है, किसानों को मिट्टी को ऊर्जा कौन देता है। बहुत सारी तरह से देखिए प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। केचुआ, तिलचट्टा, घेगा या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2022, सीजी टेट 2018, झारखंड टेट 2013 और रीट 2016, ठीक है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहते हैं, केचुआ, घोगा, तिलचट्टा या सभी, ठीक है। यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2018, बिहार टेट 2021, जेट टेट 2016, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं हम लोग, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि किसान की मिट्टी को पोला बनाता है, उर्वरा बनाता है, जिससे जमीन उपजाऊ होता है और पैदावार अधिक होता है, ठीक है। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है, गाय, भेड़, बकरी या ऊँट, ठीक है। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया।
उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया और बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? तो आप यहाँ पर देखिएगा मरुस्थल में जो है आपका ऊँट रह सकता है। मरुस्थल में कौन रह सकता है? मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है। ठीक है, मरुस्थल में आपका ऊँट रह सकता है केवल। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, भेड़ को। बिहार टेट 2017 का प्रश्न है, यूपी टेट 2022 का प्रश्न है और सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है, उत्तराखंड टेट में पूछा था 2019 में, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में, और सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था। ठीक है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है जल, चावल, वसा या कोई नहीं। ठीक है, तो ऊँट के पीठ पर कुबड़ रहता है जिसमें संचित रहता है वसा, जिसका उपयोग बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलने के बाद यहाँ पर ऊँट कर सकते हैं उसका उपयोग भोजन के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऊँट बिना भोजन और पानी के कितनों दिनों तक जीवित रह सकता है? ये उत्तराखंड टेट 2016, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और आकलन परीक्षा 2000 यहाँ पर अभी 24 हुआ थे, गलत लिखा गया है, 2024 वाला प्रश्न ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है और 24 में था, 2025 में हुआ है। ठीक है, तो ये आकलन परीक्षा 2016 नहीं 2025 में झारखंड में पूछा गया है। 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन या 14 से 16 दिन। ठीक है, तो ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक रख सकता है? अभी थ्योरी क्लासेज में हमने देखा था 10 से 12 दिन तक, तो इसका राइट आंसर 10 से 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऊँट के पैर होते हैं छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला कोई नहीं। सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। ठीक है, तो ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। ठीक है, ऊँट के पैर लंबा और पतला होता है। अगला है, ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह, यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया है, बी टेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आया है, क्योंकि वह सिर्फ उत्तर दिशा में देख सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में देख पाते हैं, सिर्फ पूर्व दिशा में देख पाते हैं, वह सभी दिशा में देख पाते हैं। ठीक है, तो ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण वह सभी दिशा में देख सकते हैं, इसकी यह विशेषता होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊँट के संबंध में क्या सही है? सीजी टेट 2018 में पूछा था। ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है। और अगला है सभी। ठीक है, तो देखिए ऊँट के संबंध में क्या सही है? तो ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊँट बिना भोजन और पानी कई दिनों तक रह सकता है, ये भी सही है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, ये भी कथन सही है। राइट आंसर बचा सभी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी कथन सही है। ठीक है, अगला है, ऊँट की विशेषता नहीं है। ऊँट का विशेषता नहीं है, यूपी टेट 2018 में पूछा है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ये तो विशेषता में है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी विशेषता के हैं। ऊँट की आंखें भूरी और पलकें लंबी होती है, ये भी उसकी विशेषता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल संचित रहता है, ये बिल्कुल गलत है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल नहीं वसा संचित होता है, ये गलत है, तो ये ऊँट की विशेषता नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा JCRT क्लास 7 रेगिस्तान से यहाँ पर जो प्रश्न बना हुआ है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान या कोई नहीं। ये बिहार टेट 2017 का प्रश्न है और सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, खा पा चान किस रेगिस्तान का नाम है? हरियाणा टेट 2016 और यू टेट 2015। तो खा पा चान किस रेगिस्तान का नाम है? लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सभी या कोई नहीं। तो खा पा चान जो है आपको लद्दाख रेगिस्तान को कहा जाता है। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। बिहार टेट 2011 का प्रश्न है, मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में या कोई नहीं। ठीक है, तो मनाली लेह राजमार्ग जो है जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ठीक है, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं? कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी।
यूपी टेट 2021 और एमपी टेट 2013, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में प्रश्न आया था। ठीक है, तो मरुस्थल में कैक्टस भी होते हैं, खजूर भी होते हैं, नागफनी भी होते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, जीव पौधा किस घटक के अंतर्गत आते हैं? सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। जैव घटक, अजैव घटक, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सजीव पौधा किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जैव घटक। ठीक है, किस में जाएगा? जैव घटक में हो जाएगा। राइट आंसर जैव घटक होगा जिसमें सजीव पौधे हैं। अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, अब बताना है आपको कि इसमें कौन अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। सूरज का प्रकाश, जल, वायु, सभी। तो सभी निर्जीव वस्तुएं, तो सूरज का प्रकाश, जल, वायु, सभी, ये सभी जो है इसमें जीव नहीं है, इसलिए ये सभी आपका अजैव घटक में चला जाएगा। अभी आकलन परीक्षा 2024 में भी आया था, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में, और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अजैव घटक में शामिल हैं, अजैव घटक में शामिल हैं नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। तो अजैव घटक में नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी चीज़ आएंगे, जिसमें हरे पेड़ पौधा, जीव जंतु को छोड़कर, पशु पक्षी को छोड़कर सजीव सब कुछ आएगा। आकलन परीक्षा और हरियाणा टेट 2016 दोनों बार देखिए, अभी जैक इसमें जैव और अजैव के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, तो जैक ही इसका भी एग्जाम लेगी, इसलिए जैव अजैव आपको आएगा एग्जाम में। अजैव घटक में नहीं है, कौन अजैव घटक में नहीं आता है? पंजाब टेट 2012 और हरियाणा टेट 2016। ठीक है, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो अजैव घटक में कौन नहीं है? सूर्य का प्रकाश, वसा, गाय भेड़ बकरी या नाइट्रोजन। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश तो ये अजैव घटक है, वसा ये अजैव घटक है, नाइट्रोजन ये अजैव घटक है, लेकिन गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये जीव है और ये सजीव है। तो सजीव है तो जैव घटक में, तो कौन नहीं है पूछा था, तो आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, जल को किस घटक में रखा गया है? जल को किस घटक में रखा गया है? जैव घटक, अजैव घटक, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, जल को किस घटक में रखा गया है? जैव घटक, अजैव घटक या दोनों। ठीक, तो जल क्या है? निर्जीव है, इसलिए इसको अजैव घटक में रखा गया है। छत्तीसगढ़ टेट 2016 और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का आया हुआ प्रश्न है। अगला है, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पालक का साग, हरा घास, बैर का पेड़, सभी। तो उत्पादक में कौन आते हैं? आपको अभी इसके पहले यहाँ पर थ्योरी क्लास करवा दिया गया। तो उत्पादक में आते हैं सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पालक अपना भोजन स्वयं बनाता है, हरा घास स्वयं, बैर का पेड़ स्वयं, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 94 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है, बताया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता में वे सभी जीव आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक को, यानी हरे घास या हरे पत्तियां को केवल खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। तो गाय है, हिरन है, खरगोश है, ये सभी हरे घास या हरी पत्तियां खाती है, इसलिए राइट आंसर का डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2013 और हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है भेड़, हाथी, चूहा या सभी। ठीक है, तो भेड़ यहाँ पर क्या करती है? हरा घास, हाथी भी हरा पेड़ पौधा की पत्तियाँ, चूहा भी वही, यानी राइट आंसर सभी होगा। तो जो सजीव वाले जो यहाँ पे क्या होते हैं, हरे घास हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होते हैं। पंजाब टेट 2016 और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं बिल्ली, भेड़िया, कुत्ता, सभी। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो हरे पेड़ पौधे, साग सब्जी, यानी शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में हिरन, यहाँ पर खरगोश, यहाँ पर आगे आपका हाथी, गाय, ये सभी थे। तो अब द्वितीय उपभोक्ता में जो उन लोग को खाएगा, यानी जो हिरन को खा रहा होगा, जो हाथी को खा रहा होगा, जो गाय को खा रहा होगा, जो बत्तख को खा रहा होगा। ठीक है, ये सभी हरे वाले जितने चीज़ हैं उसको। तो बिल्ली खाती है चूहा को, भेड़िया भी खा जाती है, कुत्ता भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ये सभी द्वितीय उपभोक्ता में शामिल हैं। तृतीयक उपभोक्ता में शामिल हैं बाघ, गाय, हिरन, सभी।
बाघ जो है देखिए, जो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता भी खा जाता है और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खा जाता है, इसलिए तो तृतीयक उपभोक्ता है। गाय केवल गाय प्राथमिक उपभोक्ता है, हरे प्राथमिक उत्पादों को खाता है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। तो सभी तो तृतीय उपभोक्ता में शामिल कौन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आपको बाघ हो जाएगा। ठीक है, y का मान आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, बहुत यहाँ पे कमेंट आता है आप सभी का, सभी कोई सही बना रहे हैं, अच्छा बात है, इसलिए बनाते चलिए, करते चलिए, और हो सके तो आप सुपर चैट भी यहाँ पर देते चलिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी जब क्लास करते हैं तो आपका जहाँ चैट लिखा हुआ रहता है उसके साइड में देखिएगा $साइन भी होता है, जो सुपर चैट होता है। आप प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर सुपर चैट की भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 10, 5, 2, 4, 10 रुपये, जो भी आपको करना रहता है सुपर चैट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुपर चैट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, y 80 डिग्री, तो कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक कोण बना रहा है, क्योंकि इसी पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो रैखिक कोण बना रहा था, कितने भाग बट गया? 2 भाग में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए 180 के अंदर हुआ तो एक कोण मेरा y हो गया, तो y, और दूसरा का कोण 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, और इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 180 जो पहले से वही रहेगा, और ये 80 डिग्री जो है बाएं से दाहिने जा रहा है, इसलिए 180 में से 80 घट जाएगा, तो 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा? 100 डिग्री। क्या बचेगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री किस में है? सी में है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है? x का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है? x का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, या कोई नहीं, यही दिया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम हल करते हैं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है आपके लिए? ये रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बने, चाहे वो कितना भी पार्ट में बटा, वो रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे दे देगा तो रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन एक सीधा रेखा दे के कहीं भी काट रहा होगा इसे, तो ये रैखिक युग्म बनता है उभयनिष्ठ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा रैखिक युग्म में, तो इसमें एक कोण तो पहले बन रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस दूसरा का बार खाली है x, तो x लेंगे, प्लस तीसरा का बार 35 है तो 35, और सभी का ही मिला करके कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 65 और 35 कितना हो जाएगा बताइएगा? 60, 30, 90 और 10, 100, तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा? 180 डिग्री होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ तो रो रहेगा, और माइनस में जाएंगे और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा? 180 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है? बी में है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म जो सीधी रेखा बनती है, जिस पर 180 डिग्री सरल रेखा बनता है, उस पर 10 को भी लाइन खींच दिया जाए तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री ही होता है। उसके आधार पर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ भी आपको है रैखिक युग्म का सारा चीज़ देखिए क्लियर किया हुआ है। आप सभी यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसको बनाया हुआ आपको मैथ सेशन का सारा चीज़ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और बाकी जैसे CRT किताब। बहुत ही देखिए इसमें सुनहला अवसर है आपके लिए। आप सभी जुड़िए, जुड़ करके यहाँ से आप तैयारी करके जो जाइएगा ना, तो आपका JTET का स्कोर ऑलरेडी बढ़ने वाला है। तो आप सभी सही चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़िए। Z का मान बतावें, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि Z का मान क्या होगा। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और Z 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक रैखिक युग्म बना रहे, क्योंकि सीधी रेखा है, इस पर 180 का कोण बनता है। ये रैखिक युग्म हुआ, तो एक रैखिक युग्म में चाहे जितना भी बटा हुआ सबके कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, अलग अलग पार्ट बताया हुआ है। तो ये 30 डिग्री है, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे 40 डिग्री है, 40 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 50 डिग्री है, 50 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे Z है। अब एक पर सब बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और इतना का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, तो अब देखिए 30 और 40, 70 और 50, 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस Z बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब Z बराबर क्या होगा बताइए? तो 180
में यहाँ पे इधर 120 लाएंगे तो 180 में से 120 घटा देंगे, ठीक है। तो 180 में से 120 जब घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो राइट आंसर इसका 60 ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक फिगर इस तरह का आपको अभी मिल रहा है। आपको ध्यान देना है कि रेखीय क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिसमें सीधी रेखा नहीं होगी एकदम वो रेखीय क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फिगर है, इसमें किसका मान बताना है, एक्स का मान आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो आपको कैसा फिगर लग रहा है, तो ये फिगर देखिए पूरा राउंडिंग है, मतलब एक संपूर्ण कोण है। क्या है, एक संपूर्ण कोण है। और संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें कहीं रेखीय नहीं बन रहा है, तो सबको जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर एक पहला आएगा 95 डिग्री, पहला क्या आएगा 95 डिग्री, फिर ये 95, फिर ये क्या आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, फिर यह क्या आएगा 50 डिग्री, और फिर आ जाएगा एक्स, ठीक है। 95, 75, 50, ठीक है। इसको कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ये एक्स का मान क्या है आपको बताना। देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। 95, 75 और 50 प्लस एक्स, तो इसका मान होगा 220 डिग्री, ठीक है। 220 डिग्री हो जाएगा। और 220 डिग्री जब होगा तो इसके लिए क्या होगा, प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से 220 घटा देंगे तो कितना आएगा 140 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 140 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इस तरह का प्रश्न है 3x 6x, तो x का मान क्या होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री। ये यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 3x ना एक रैखिक युग्म है, रैखिक ऊपर कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो दुइये कोण है, एगो 3x और एगो 6x बना है। तो कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो 3x प्लस 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 3x और 6x को जोड़ेंगे तो 3 6 9, और x को रूप का है तो 9x, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 9 से ये 180 कट जाएगा कितना बार 20 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। राइट आंसर 20 डिग्री होगा। 20 डिग्री किस में है, तो बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। एमपी टेट कब का आया हुआ है, 2014 का आया हुआ है। x का मान ज्ञात करना है आप सभी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहा है बताइए, ये एक रैखिक क्यूब बना रहा है। रैखिक क्यूब एक सीधी रेखा पर एक रैखिक क्यूब बनता है, मतलब 180 डिग्री का टोटल होता है, ठीक है। तो एक रैखिक क्यूब बना रहा है। अब देखिए जब रैखिक क्यूब बना रहा है तो इस सभी कोणों का योगफल कितना होगा 180 होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब x और 2x 3x और 3x कितना हो गया 6x, 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर कितना होगा, तो अब देखिए x बराबर कितना होगा, तो 6 से ये कटेगा 18, 6 18, 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी 30 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा इसमें 30 हो जाएगा आपका x का मान। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मान बताओ। देखिए फिगर है, फिगर को देख करके आपको मान बताना है। यूपी टेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। फिगर को देख के आपको मान बता देना है। तो फिगर को देखने पर आपको क्या लग रहा है, देखिए इसमें रैखिक युग्म तो बना रहा है, ठीक है। रैखिक युग्म बना रहा है, तो रैखिक युग्म बनाएगा तो x निकालना है आपको। तो एक रैखिक युग्म इस पर बन रहा है ना, यह रैखिक युग्म है, इस पर एक इधर कटा एक पर इधर कटा है, तो इधर हमको x है। तो ये रैखिक युग्म इधर वाला का कितना होगा, इधर वाला का कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इधर में दो गो है, हमारे पास क्या है 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री, और ये प्लस 110 था, ये हटेगा इधर, तो माइनस 110 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री बचेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, इसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है देखिए इस तरह से, x है 80 है 120 है 90 है 30 है, तो x का मान क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। x का मान क्या होगा, 20 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कोई यहाँ पे जो है आपको कोण नहीं है, ठीक है। सीधे सरल रेखा बना हुआ कोण नहीं है, इसलिए यह एक संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखने योगफल, तो एक होगा x, अगला होगा 80 डिग्री, अगला होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, अगला होगा 90 डिग्री, ठीक है।
प्लस अगला होगा 30 डिग्री, तब जा करके मिलेगा आपको x देखने को, ठीक है। तो x यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर x से शुरू था, ये लास्ट हो गया 30 डिग्री पर, ठीक है, लास्ट हो गया 30 डिग्री पर, यहाँ कंप्लीट हो गया। एक रोटेट हम x से शुरू किए थे और x भी नहीं पहुँच गए। तो अब हमको क्या करना होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए नीचे सॉल्व किया हुआ है कि संपूर्ण कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। 80 डिग्री प्लस 120, 90 प्लस 30 जोड़िएगा 320 डिग्री आएगा। तो ये सभी का योगफल कितना आ गया, 320 डिग्री, ठीक है, प्लस x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 360 में से 320 घट जाएगा, तो 360 में से 320 गया तो आपका 40 बचा। तो x बराबर आपका कितना रहा, 40 आ रहा है। 40 डिग्री किस में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा या पठन विकार, ठीक है। लैक्सिया लक्स साबुन से बना है, इसलिए ये पढ़ने वाला समस्या था कि बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, ठीक है। एलेक्सिया जैसी लेक्सिया आ जाए, ये लक्स साबुन को याद रखिएगा। लक्स साबुन बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा था कि लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, तो ये भी पठन संबंधी विकार में चला गया। देखिए कितना जल्दी आपके प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, आपको बता देते हैं। आप वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, हमें कहाँ जाना है। अगर आप यहाँ आइएगा तो आपको देखिए बहुत अधिक सब चैप्टर आपको इसी तरह से हम सरल भाषा में बताए हैं, बस यही बता दे रहे हैं, सब चैप्टर है ऐसी सरल भाषा में आपको बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा डाउट रहे ही नहीं, कन्फ्यूजन रहे ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सबसे कम नंबर किसको आ रहा है, कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति को, या ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं उसको आ रहा है, ठीक है। इसलिए कम पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइए, यही आपका मोटो होना चाहिए। जितने ज़्यादा पढ़िएगा एग्जाम में जाके उतने कन्फ्यूज होइएगा आप सभी को, इसलिए जो शॉर्ट चीज़ जो चीज़ आ रहा है उसको पढ़ के जाइए, ठीक है ना। राम शाह को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है। देखिए पढ़ना तो हमको बताया था, बच्चा कौन सा चीज़ पढ़ने में गलती कर रहा था, लक्स साबुन को लुक्स पढ़ रहा था, और लक्स साबुन है तो लेक्सिया है, तो किससे ग्रसित है बताइए। सा को आज पढ़ रहा है, पढ़ने में गलती कर रहा है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। क्लियर होते चल रहा है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, बताइए एक बच्चा है एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कफेजिया, क्या है। तो पढ़ने में गलती कर रहा है, तो पढ़ने वाला लक्स साबुन दिमाग में रखिएगा, लक्स साबुन एकदम याद कर लीजिए आप लोग। लक्स पढ़ने में, लक्स में बच्चा लुक्स पढ़ रहा था और लेक्सिया रोग से ग्रसित था, तो लेक्सिया का डिसलेक्सिया। तो पढ़ने में जैसे देखिए पढ़ना आ गया तो दिमाग रखिएगा भैया लक्स साबुन के, समझ गए ना, लक्स साबुन के प्रचार कर लीजिए आप लोग, तो डिसलेक्सिया। क्लियर, सबको बताइए कैसे पकड़ना है ये प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कर रहा है, 2 × 8 = 15 कर रहा है, बताइए किस रोग से ग्रसित है। तो ये गणित का काम नहीं कर रहा है, गणित का काम नहीं कर पा रहा है, क्या है कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं याद रखिएगा। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, यानी गणित वाला काम जो बच्चा नहीं करेगा वो कैलकुलिया रोग से ग्रसित है, और उसको डिसकैलकुलिया हम लोग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया किस में है, देखिए सी में है ना। क्लियर हो रहा है ना, नीचे आंसर भी देख लीजिए आपका दिया हुआ है, वेरी गुड। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं, सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। केवल शिक्षक से, केवल पाठ्य पुस्तक से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों से, केवल अपने माता पिता से, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा कैसे सीखता है, केवल शिक्षक से सीखता है, ये गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक से सीखता है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, यानी बच्चा अपने व्यक्तिगत पर्सनली लाइफ से भी सीखता है और वो ग्रुप में रह करके सीख रहा होता है। केवल अपने माता पिता से सीखता है तो ऐसा भी नहीं है, यानी राइट आंसर सी होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से वह बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में सीख रहा होता है, ठीक है। अगला है, शिक्षण की किस पद्धति में करके सीखना सबसे अधिक बल दिया जाता है, एमपी टेट 2018, ठीक है। शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें बच्चा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है, व्याख्यान विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में, बाल केंद्रित में, या रटने की पद्धति में, ठीक है। तो शिक्षण की पद्धति में किस में करके सीखने का ध्यान दिया गया है, तो वह आपका बाल केंद्रित में या प्रगतिशील शिक्षा जो कहते हैं उस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में करके सीखना पर ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए। पंजाब टेट 2020 में पूछा हुआ था, प्रश्नों को रटने का
अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, शिक्षक की नकल करने का या शांत बैठने का। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? प्रश्नों को रटने का। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चों को रटने पर कभी जोर नहीं देता है। अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी है, जिससे बच्चा आपसे प्रश्न पूछ सके और आपसे कह सके खुल करके, जिससे आप उसका जो है निराकरण कर सके। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किस बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? तो अपनी बात को कहने का और प्रश्न को पूछने का अवसर जरूर देना चाहिए। शिक्षक की नकल करने का बिल्कुल गलत है। शांत बैठने का बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर इसका बी है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का और प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, B.F. स्किनर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो वो आपको वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का विचार का समर्थन यहाँ पे किया है। ठीक है, जॉन डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2014 में। बच्चों को पास या फेल करना, ये एक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अधिगम में आने वाले कठिनाइयों को समझकर उनमें सुधार करना, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए कि वो उनको सीखने के स्तर में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है उसको समझकर उनमें सुधार करना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका सी है। बच्चों को दंडित करना ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? दिमाग में रखिएगा नहीं बात को। सीजी टेट 2016 में पूछा है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी बताइए, आपको अभी पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया गया था बाल केंद्रित शिक्षा का। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय भागीदारी बच्चों को होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा को प्रोत्साहन, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि बच्चे उसको शिक्षक के बीच बोल सके, रख सके। ठीक है, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पर बालक को केंद्र में रख के व्याख्या दिया जाता है, न कि शिक्षक को, बिल्कुल गलत है। खोजपूर्ण अधिगम सही है, खोजपूर्ण अधिगम इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प नहीं है? तो ये शिक्षक केंद्रित व्याख्या नहीं है, ये बालक का केंद्रित में रख के बनाया गया है। का समानार्थी शब्द है, बंजर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि बंजर का समानार्थी शब्द कौन कौन होगा? अनुपजाऊ, अनुउर्वर, ऊसर या सभी। ठीक है, तो बंजर को ही बहुत लोग कहते हैं अनुपजाऊ है, बंजर को भी कहा जाता है अनुउर्वर, और बंजर को ही ऊसर भी कहा जाता है। यानी ये सभी अनुपजाऊ, अनुउर्वर या ऊसर, ये सभी बंजर का समानार्थी शब्द हैं। तो इसका मतलब डी आंसर होगा, यानी सभी इसका चला जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये एमपी टेट 2020 में आया हुआ है। धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग क्या होगा? ठीक है, धरती मतलब पृथ्वी होता है, पर्वत मने पर्वत पहाड़ होता है, उजाला मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, उजाला का मतलब प्रकाश होता है। तो आपसे पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो राइट आंसर इसका सी मारिएगा, उजाला होगा। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, आपको बताना है कि इसमें पत्नी का अनेकार्थी शब्द कौन है। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन है? ये यू टेट उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या है। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या है आपको बताना है। भार्या, गृहिणी, घर वाली या सभी। ठीक है, पत्नी का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है,
तो भार्या पत्नी को कहा जाता है, गृहिणी भी पत्नी को कहा जाता है, घर वाले भी पत्नी को कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्ठुर का समानार्थी शब्द है। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो निष्ठुर का निर्दयी होगा, सरिता होगा, अंगूर होगा या राष्ट्र होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए निष्ठुर का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होता है, निर्दयी होता है। निष्ठुर का मतलब निर्दयी होता है, सरिता नदी का होता है, अंगूर द्रक्षा का होता है, राष्ट्र देश का होता है, यानी निष्ठुर का समानार्थी शब्द निर्दयी हो जाएगा। ये रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, पाषाण, सरिता, नव्य या क्रूर। ठीक है, पाषाण मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, सरिता मीन्स क्या होता है, नदी होता है, नव्य मीन्स क्या होता है, नया होता है, और क्रूर मीन्स क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा, सरिता हो जाएगा। ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, देश, द्रक्षा, सरिता या सभी। ठीक है, तो राष्ट्र को हम लोग देश कहते हैं, द्रक्षा मीन्स अंगूर होता है, सरिता मीन्स नदी होता है, यानी राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द जो इस चारों ऑप्शन में से होगा वो देश होगा, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में परीक्षा में जो पूछा गया है उसको भी हम आपको यहाँ पे कवर अप करवाते चल रहे हैं। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, वारी, नीर या सभी। तो जल पानी का ही कहा जाता है, जल को वारी भी कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, निशाचर या सभी। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, तो चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, चंद्रमा को चांद भी कहा जाता है, चंद्रमा को निशाचर भी कहा जाता है, यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि भी होगा, चांद भी होगा, निशाचर भी होगा। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, घर का समानार्थी शब्द है, घर का समानार्थी शब्द कौन होगा, ये पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। गृह है, भवन है, गे है, सभी है। ठीक है, तो घर को गृह भी कहा जाता है, भवन भी कहा जाता है, गे भी कहा जाता है, अर्थात घर का समानार्थी शब्द गृह, भवन और गे तीनों होगा। राइट आंसर इसका डी यानी सभी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपको बना लेना है, और विशेष करके जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, केवल हिंदी का चाहते होंगे तो 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके सारा सिलेबस हिंदी का कवर अप कर सकते हैं, और यहाँ से 15 में से आप 13-14 नंबर भी ला सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ से PDF ले लें, नहीं तो सारी क्लासेज के लिए ज़रूर क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देव नदी, सुरसरिता, सभी। गंगा को भागीरथी, गंगा को ही देव नदी और गंगा को ही सुरसरिता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा।